गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक एंड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक पढ़ा था और उसमें मैं आपको ये बताया गया था कि जब दो मेल गैमेट्स किसी भी ओव्यूल के अंदर एंटर करते हैं तो उसके उनमें से एक गैमेट एग सेल के साथ में फ्यूज़ होता है और दूसरा मेल गैमेट प्राइमरी सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है जो कि एंडोस्पर्म बनाता है। अब ये जो एग सेल से फ्यूज़ किया एक मेल गैमेट तो उसने जाइगोट बना लिया। ये जाइगोट कुछ समय तक रेस्टिंग स्टेज में रहता है, विश्राम अवस्था में रहता है और ऐसा देखा गया है कि सेलुलर टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर विश्राम अवस्था या रेस्टिंग फेज छोटी होती है, जबकि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर रेस्टिंग स्टेज लंबी होती है। और अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग पीरियड होता है। किसी में 3 माह का होता है, जैसे कॉल्शियम के अंदर, किसी में कुछ घंटे का होता है, जैसे चावल में, और आइज़ा में कुछ ही घंटे का होता है। तो इस तरीके से वो रेस्टिंग पीरियड में जाता है, लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती है वो कभी भी रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाती। अभी हमें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के बारे में बात नहीं करनी है, हमें जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट देखना है। तो जब जाइगोट बन जाता है तो एग की जो भित्ति होती है वही अब जाइगोट की भित्ति बना लेती है, थोड़ी आकार में मोटी हो जाती है और वो अब जाइगोट जो है वो अब ऊसपोर कहलाने लगता है। भित्ति युक्त जो जाइगोट है वो ऊसपोर कहलाने लगता है और इस ऊसपोर को आगे एम्ब्रियो बनाने के लिए बहुत रैपिड सेल डिवीजन करना होता है, इसलिए एटीपी की भी ज़रूरत पड़ेगी उसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, खाना भी उसको बहुत चाहिए और एटीपी भी चाहिए। तो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया उसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और क्योंकि चैलेजल एंड की तरफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना होता है, चैलेजल एंड वाली जो सेल है वो एम्ब्रियो बनाती है, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स की संख्या ज़्यादा होती है। लेट अस मूव ऑन टू दी डेवलपमेंट ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो। 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। तो डायकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियो के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि डायकॉट में 2 कॉटलेडन्स बनने होते हैं एम्ब्रियो में, मोनोकॉट्स में 1 कॉटलेडन बनना होता है। प्रिलिमिनरी स्टेजेस जो हैं वो काफ़ी कुछ सेम होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है उसमें। तो सबसे पहले हम लोग डायकॉट एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जाइगोट है वो जाइगोट डिवाइड करता है एक ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा। अनुप्रस्थ विभाजन होता है, 2 सेल बनती हैं। एक सेल एपिकल सेल कहलाती है जो कि चैलेजल एंड की तरफ होती है और एक दूसरी सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है जिसको कि बेसल सेल कहते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें आप, जहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो बुक्स हैं उनके अंदर डायग्राम्स उल्टे बने हुए हैं। कोई भी बुक देखेंगे आप, डायग्राम हमेशा आपको उल्टा मिलेगा, लेकिन जब हम ओव्यूल बनाते हैं तो ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर एंड जो है वो नीचे की तरफ होता है और चैलेजल एंड ऊपर की तरफ होता है। तो नीचे की तरफ बेसल सेल और एपिकल सेल ऊपर की तरफ क्यों होती है? क्योंकि उसको एपिकल सेल ही तो आगे जाके भ्रूण बनाने वाली है और भ्रूण को चाहिए खाना किससे लेगा? एंडोस्पर्म से। तो एंडोस्पर्म की तरफ वाली सेल जो होगी वो एपिकल सेल कहलाएगी। अब डिपेंडिंग अपॉन द डिविजन्स इन दी प्राइमरी इन द जाइगोट, भ्रूण कई तरह के होते हैं। एक तो ये कि जो जाइगोट के अंदर पहला डिवीजन तो बन गया एपिकल सेल और बेसल सेल, पहला तो अनुप्रस्थ विभाजन ही होता है, लेकिन उसके बाद एपिकल सेल में, बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन्स ही होते हैं। एपिकल सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहे हैं शुरू में या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहे हैं, उसके हिसाब से 5 ग्रुप्स में बांटा गया भ्रूणों का विकास।
इनिशियली दो में बांट दिया। डाइकॉट प्लांट्स वो जिनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल भित्ति बनती है। एपिकल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं, और जब एपिकल सेल में ट्रांसवर्स डिविजन्स होते हैं तो वो 3 तरह का होता है। इस फ्लो चार्ट में आप देखें, द्विकोशी प्राक भ्रूण की शीर्षस्थ कोशिका, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ तो क्रूसिफर टाइप और एरेस्टा टाइप है, और अगर उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो सोलेनाइड टाइप, कैरियोफिलाइट टाइप और किनोपोडियम टाइप। अब इसका फर्दर जो डिवीजन हुआ वो फर्दर डिवीजन इस बेसिस पे हुआ कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बेसल सेल भाग ले रही है या एपिकल और बेसल दोनों सेल भाग ले रही हैं, या एपिकल सेल कितना भाग ले रही है, बेसल सेल कितना भाग ले रही है। उसके बेसिस पर 2 हिस्सों में उसको 2 भागों में बांटा। भ्रूण निर्माण में गौण भूमिका क्रूसिफर टाइप में बहुत कुछ कम सेल्स होती हैं, वो एम्ब्रियो में पार्टिसिपेट करती हैं। जब दोनों बराबर काफ़ी मात्रा में पार्टिसिपेट करती हैं, एपिकल सेल और बेसल सेल, तो एरेस्टा टाइप है। इसी तरीके से जब डिविजन्स ट्रांसवर्स होते हैं तो सोलेनॉइड, कैरियोफिलाइट और किनोपोडिया टाइप 3 में उसको बांट दिया। आगे का डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा ये चीज़। ये एक प्रो एम्ब्रियो है जब जाइगोट को 2 से 2 सेल्स बन जाती हैं, एपिकल और बेसल सेल बन जाती हैं अनुप्रस्थ विभाजन के बाद, तो प्रो एम्ब्रियो को कहलाता है वो। अब क्रूसिफेरा टाइप में पहला डिवीजन एपिकल सेल में देखिए, जो बेसल सेल है उसमें तो ट्रांसवर्स डिवीजन ही हो रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पे भी ट्रांसवर्स डिवीजन है, यहाँ भी ट्रांसवर्स डिवीजन है, यहाँ भी जो ट्रांसपेरेंट सेल है इसमें विभाजन हुआ ही नहीं। और जो एपिकल सेल है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुए, किसमें, क्रूसिफेरा टाइप में और एस्ट्राइड टाइप में। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि क्रूसिफेरा टाइप के अंदर जो बेसल सेल से बनी हुई जो कोशिकाएं हैं वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है। उसका जो ऊपर का गोला है वो एम्ब्रियो है। तो आपको 2 ट्रांसपेरेंट सेल्स दिखाई दे रही हैं। दीज आर द सेल्स ऑफ बेसल सेल विच आर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जबकि एस्ट्राट टाइप में लगभग आधा एम्ब्रियो तो डॉटेड सेल्स से बना होगा, आधा एम्ब्रियो जो है वो ये वाला हिस्सा ये बना वाली कोशिकाओं से। आधा हिस्सा जो है वो बेसल सेल की से बनी हुई कोशिकाओं से बना। तो काफ़ी कुछ मात्रा में बेसल सेल का एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प हो रही है। उसके बाद आता है सोलेनाइड टाइप। सोलेनाइड टाइप में क्या है कि जो नीचे वाली सेल है जो कि सस्पेंसर बनाती है बेसल सेल, वो बेसल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन कर रही है और उसकी गौण भूमिका है, बहुत कम मात्रा में एम्ब्रियो में पार्टिसिपेट कर रही है। इसके बाद कैरियोफिलाइट और एपिकल सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिविजन्स हैं। सोलेनाइड, कैरियोफिलाइट और चिनोपोडियम टाइप के अंदर क्या है, डिवीजन कैसा है, इसका ट्रांसवर्स डिवीजन है। इसमें बेसल सेल बहुत कम पार्ट ले रही है, इसमें बेसल सेल बिल्कुल पार्ट नहीं ले रही है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, सिर्फ बल्कि उस कैरियोफिलाइट टाइप में बेसल सेल में डिवीजन ही नहीं हुआ, वो डायरेक्टली हॉस्टोरियल सेल की तरह से काम कर रही है। और इसमें जो चिनोपोडियम टाइप है उसके अंदर दोनों सेल्स पर्याप्त मात्रा में पार्टिसिपेट करती हैं एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जो प्रो एम्ब्रियो है, जाइगोट, ये
जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ और बन गया प्रोएम्ब्रियो। ये एपिकल सेल, ये सपोज कर लीजिए जाइगोट है, ये एपिकल सेल हो गई और ये बेसल सेल हो गई। दिस इज जाइगोट। बेसल सेल जो है ये सेल बनाती है, इसमें बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। सबसे पहले बेसल सेल का डेवलपमेंट देखें। बहुत सारे अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, 4 से 6 या 10 तक की सेल्स बनती हैं। हम खाली इसका डेवलपमेंट देख रहे हैं। ये सेल्स बनती हैं और ये सेल्स बन करके एक लंबा सा सस्पेंसर बना लेती हैं। इन्होंने लंबा सस्पेंसर बना लिया, ये पूरा सस्पेंसर बना, ये लंबा होता जा रहा है, सस्पेंसर बन गया। अब इस सस्पेंसर की जो लास्ट वाली सेल है ना, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है, उसको हम वेसिकुलर सेल या हॉस्टोरियल सेल कहते हैं, जो आकार में बड़ी हो जाती है। दिस सेल इज़ दी वेसिकुलर सेल और हॉस्टोरियल सेल। अब और ये हो गया सस्पेंसर। तो इसका काम, 2 काम है। एक तो लटका के रखना एम्ब्रियो को पूरे ओव्यूल के एंडोस्पर्म के अंदर, और दूसरा काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये जो हॉस्टोरियल सेल है ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, जो कि सस्पेंसर से होते हुए डेवलपिंग एम्ब्रियो तक पहुंचते हैं। अब इस सेल का, इस सस्पेंसर की वो वाली सेल जो कि एम्ब्रियो की तरफ होती है, दैट इज़ ये वाली सेल जो है, ये सेल हाइपोफाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोफाइसिस। और इस हाइपोफाइसिस का क्या काम होता है? रेडिकल का टिप जो होता है उसको फॉर्म करता है। अब हम देखते हैं हाइपोफाइसिस के ऊपर का डेवलपमेंट। हाइपोफाइसिस के ऊपर वाली सेल, या हाइपोफाइसिस तो ये ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं हमारी एपिकल सेल की तरफ। एपिकल सेल का डेवलपमेंट ऐसे होता है कि इसमें पहले एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे 2 डिविजन्स होते हैं और 4 लंबी लंबी सेल्स बन गई। और इन 4 लंबी सेल्स में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिसके कारण 8 सेल्ड स्टेज आ जाएगी। यू कैन सी 8 सेल्ड स्टेज जो कि दिखाई दे रही है। अब ये जो 8 सेल्ड एम्ब्रियो है, इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, और पेरिक्लाइनल डिवीजन के परिणाम स्वरूप इसमें क्या बनेगा? 2 लेयर्स बन जाएंगे। बाहर वाली जो लेयर्स हैं वो बनाती है डर्मेटोजन। लेकिन अपन एक काम करते हैं, उससे पहले अपन एपिबेसल हाइपोबेसल रीजन्स के बारे में और जान लेते हैं। जो 4 सेल्स बनी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से, उनमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो 8 सेल बनी। 4 सेल ऊपर की टायर में, 4 सेल नीचे वाली टायर में। ऊपर वाली टायर की जो सेल्स हैं वो एपीबेसल सेल कहलाती हैं, और नीचे की बेसल की सेल, नीचे वाली जो टायर की सेल्स हैं वो हाइपोबेसल कहलाती हैं, जो कि पीले रंग से दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। ग्रीन कलर की सेल्स एपीबेसल हो गई, पीले कलर वाली सेल्स हाइपोबेसल, और जो ब्लू दिखाई दे रहा है दैट इज़ हाइपोफाइसिस। अब एपीबेसल सेल जो होती हैं वो फ्यूचर में जा कर के प्रांकुर बनाती हैं और 2 कोटिलिडन्स बनाती हैं। ये जो ग्रीन वाली सेल्स हैं ये क्या बनाएंगी? प्रांकुर और 2 कोटिलिडन्स बनाएंगी।
बीच वाली जो सेल्स हैं, येलो कलर वाली सेल्स हैं, ये रेडिकल और हाइपोकोटाइल बनाएंगी, और हाइपोफाइसिस जो होगा वो रेडिकल का टिप बनाएगा। तो ये इनका भविष्य होगा। इससे जितनी कोशिकाएं बनेंगी फर्दर डिवीजन से, वो यही चीज़ बनाएंगी। अब क्या होता है कि जो ऊपर वाली सेल्स होती हैं, इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है एम्ब्रियो की सेल्स में, जिससे कि जो बाहर की लेयर है, दिस लेयर फॉर्म्स दी डर्मेटोजन। डर्मेटोजन आगे जाके क्या बनाती है? एपिडर्मिस। उसके बाद में जो बीच वाली सेल्स हैं, ये वाली सेल्स, ये सेल्स बनाती हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं पेरिब्लीम। और ये पेरिब्लीम आगे जाकर के क्या बनाती हैं? कॉर्टेक्स। और उसके बाद में आता है प्लीरोम, जो कि अंदर वाली सेल्स होती हैं, ये सेल्स होती हैं। ये वाली सेल तो बना लेंगी, सबसे बाहर वाली तो एपिडर्मिस बनाएंगी, डर्मेटोजन। फिर उसके बाद में सेंटर में आ गई प्लीरोम और पेरिब्लीम, प्लीरोम और डर्मेटोजन के बीच की सेल होंगी। तो पेरिब्लीम ने बनाया कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट, और डर्मेटोजन ने बनाई एपिडर्मिस, और प्लीरोम जो है वो मज्जा बनाता है, पित्त और स्टील, रंभ और मज्जा, ये दो चीज़ें बनाएगा, स्टील एंड पित्त। तो फ्यूचर में जा कर के ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अब बची हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस के अंदर डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, 2 सेल्स बनती हैं, और उन 2 सेल्स में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डिवीजन्स होते हैं, जिससे कि 8 सेल बन जाती हैं। अब जो सस्पेंसर की तरफ वाली 4 सेल्स हैं, वो तो बनाती हैं रूट कैप। सस्पेंसर की तरफ वाली जो 4 सेल्स हैं, वो बनाएंगी रूट कैप, ये वाली सेल्स। और रूट की एपिडर्मिस। और जो ऊपर वाली 4 सेल्स होती हैं, ये बनाती हैं रूट का कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल। तो ये हो गया डेवलपमेंट हाइपोफाइसिस का। हमने हाइपोफाइसिस का डेवलपमेंट पढ़ लिया, ऊपर वाली जो हाइपोबेसल और एपीबेसल सेल का डेवलपमेंट पढ़ लिया। अब क्या होता है कि एपीबेसल सेल्स में जो किनारे वाली सेल्स होती हैं, ये इस तरफ और इस तरफ वाली सेल्स हैं, जिनको कि हम X1 और X2 के नाम से X2 करके दिखा सकते हैं। इन सेल्स में रैपिड सेल डिवीजन होता है और कोटिलिडन्स बनने शुरू हो जाते हैं। और इन कोटिलिडन्स और दोनों कोटिलिडन्स के बीच वाला जो हिस्सा है, वो क्या कहलाता है? प्लीम्यूल। ये हिस्सा प्लीम्यूल कहलाता है। प्लीम्यूल के नीचे क्या होगा? एपिकोटाइल। हमने देखा, दिस इज़ एपिकोटाइल, दिस इज़ हाइपोकोटाइल। और ये आगे बढ़ गए और इन्होंने यहाँ पे कोटिलिडन्स बना लिए, और ये इसका जो टिप जो है, ये प्लीम्यूल हो गया। क्लियर? अब इसके बाद रेडिकल का मैंने आपको बता ही दिया कैसे बनेगा। तो हाइपोफाइसिस से तो रूट वाला पोर्शन बन रहा है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है उससे ये बन गया आपका स्टेम और कोटिलिडन्स बन गए। अब अपन मूव करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो की तरफ।
मोनोकोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या होता है कि इनिशियली 2 सेल्स बनती हैं और इसमें डायकोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में तो जो नीचे वाली सेल थी, आधारीय कोशिका थी या बेसल सेल थी, वो कई बार डिवाइड करती थी और सस्पेंसर और होस्टोरिया बनाती थी, लेकिन ये सेल डिवाइड नहीं करती और ये अकेली ही खुद ही होस्टोरिया का काम करने लगती है। अब ये जो ऊपर वाली सेल है, ऊपर वाली सेल अनुप्रस्थ विभाजन करती है और 2 कोशिकाएं बनाती है। और इस प्रावस्था में जो एम्ब्रियो है आप कैसा हो गया, 3 सेल्ड हो गया। ऊपर वाली सेल की 2 सेल और नीचे वाली सेल जो डिवाइड करी नहीं वो तीसरी, तो 3 स्टेज वाला प्रो एम्ब्रियो बन गया। अब जो सिरे की या सबसे आगे वाली कोशिका है उसमें एक दूसरे के समकोण पे 90 डिग्री के एंगल पर एक के बाद एक 2 वर्टिकल डिविजन्स होते हैं और एक टेट्राड बन जाता है। ठीक है, कौन सी सेल से? ऊपर वाली सेल से। अब इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ऑक्टेंट बन जाएगा, 8 सेल बन जाएंगी। अब जो 3 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो है उसकी ऊपर वाली सेल ने तो 8 सेल बना ली, बीच वाली जो सेल है उस सेल में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, 2 सेल्स बनती हैं और जो वेसिकुलर सेल की तरफ वाली जो सेल है उनके अंदर विभाजन होने से छोटा सा सस्पेंसर बन जाता है, मूलांकुर बन जाता है और मूल गोप बन जाता है, रेडिकल और रूट कैप बन जाता है। और कोटिलेडन विकसित होता है। क्या क्या चीज़ें बन गई नीचे वाली सेल से? ये जो 3 सेल बनी इसने तो सस्पेंसर बना लिया। बीच वाली ने क्या क्या चीज़ें बनाई? बीच वाली सेल ने रूट कैप बनाई, रेडिकल बनाया, कोटिलेडन बनाया और सस्पेंसर बना लिया। या हाइपोकोटिल बनाया। बीज पत्र का जो बेस होता है, जो यहाँ पर कोटिलेडन है, कोटिलेडन का जो बेस वाला पोर्शन है, ये पोर्शन बनाएगी बीच वाली सेल। जबकि ऊपर वाली सेल जो है, जो ऑक्टेंट वाली, जिसने ऑक्टेंट बनाया था, ये ऑक्टेंट जिस सेल ने बनाया, एपिकल सेल ने, उसने डर्मेटोजन बना लिया, उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, दिस इज डर्मेटोजन ये। और भीतर वाली सेल्स जो होती हैं वो विभाजित होकर के वो इस कोटिलेडन का निर्माण कर देती हैं। और इस कोटिलेडन को, मोनोकॉट्स के कोटिलेडन को हम क्या कहते हैं? स्कूटेलम, उसका एक नाम है जो कि अग्रस्थ बीज पत्र बनाती है। इसमें क्या, कोटिलेडन आगे की तरफ लगा हुआ होता है, तो इसको हम स्कूटेलम कहते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब कुछ सस्पेंसर्स होते हैं, आउटग्रोथ्स या हॉस्टोरिया होते हैं जो कि भोजन प्रदान करने का काम करते हैं और किससे मिलती हैं? वो न्यूक्लियस तक चले जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फेसियोलस में, फेसियोलस के अंदर बहुकोशिकीय सस्पेंसर होता है। पाइसम के अंदर बहुकेंद्रकीय लंबी सेल्स होती हैं, बी डायग्राम में आप देख सकते हैं। और साइसर के अंदर 2 लेयर्स के अंदर 2 सीरीज़ में होती हैं और गुच्छे के रूप में साइटिस के अंदर पाई जाती हैं। So this is about the development of embryo. Thank you.